स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डी एंड एफ लॉग के लेक्चर नंबर 7 की। 6 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ और जो हमारा पिछला लेक्चर था उस लेक्चर में हमने डी एंड एफ लॉग को थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा दर्शाई जाती है? उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था मैग्नीज होता है। क्या होता है? मैग्नीज। ये सारे जो तत्व हैं ये सारे तत्व 3D श्रेणी में हैं। 3D श्रेणी के तत्व हैं कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज और वेनेडियम। इन सभी तत्वों में, या फिर मैं यूँ कहूँ 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज के द्वारा दर्शाई जाती है और वो कितनी होती है? +7 होती है। कारण क्या बताया था? मैंने आपको कारण बताया था कि मैग्नीज के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण से मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोबाल्ट का होता है आर्गन 3d7 4s2। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो Ar 3d5 4s1 होता है। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो आर्गन 3d5 4s2 होता है। और वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d3 4s2। देखिएगा, कोबाल्ट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? देखिएगा, डी उपकोष की यदि हम बात करें तो डी उपकोष में कोबाल्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ इस प्रकार से हम फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बताइएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3। ठीक है। अब हम बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम के डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम कुछ इस प्रकार से फिल कर देंगे, 1 2 3 4 और 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। और मैग्नीज में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5। क्रोमियम और मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या डी उपकोष में समान है, लेकिन क्रोमियम में 4s उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा उपकोष है बच्चों? 3D। और 4s उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीज में 3D उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है और s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। वेनेडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 3। ठीक है। और 4s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 4s में कितने हैं? 2। तो देखो, कोबाल्ट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, वेनेडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। तो ये दोनों आंसर तो इसके नहीं हो सकते। तो ना तो वेनेडियम होगा और ना कोबाल्ट होगा। अब या तो आंसर हो क्रोमियम या आंसर हो मैग्नीज। मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि हम देखें तो मैग्नीज के पास ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज के पास क्या है? ज़्यादा। और क्रोमियम के पास क्या है? कम। दूसरी बात, क्रोमियम का जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शनली लिखा जाता है। अगर इसका हम एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 होता है। इसका मतलब इसके डी उपकोष में 4 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्रोमियम नहीं होगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किस तत्व के द्वारा दर्शाई जाती है
3D श्रेणी में, तो इसका आंसर आपका मैंगनीज होगा। क्यों? क्योंकि मैंगनीज के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कोष में कितने हैं? 7। जबकि क्रोमियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कोष में कितने हैं? 6। और दूसरा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनली लिखा जाता है। अगर सही तरीके से लिखा जाए तो 3d4 4s2 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल कितनी होगी? 4 होगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिएगा, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26 और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, तो Fe में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये नहीं पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है Fe+2 में। तो हम Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। परमाणु क्रमांक कितना? 26। आर्गन बताइएगा, Fe+2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें से रिमूव करने होंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हो तो पहले आपको 4s में से करने हैं और उसके बाद में आवश्यकता पड़े तो 3d में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव करोगे तो 3d6 4s 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आपसे पूछा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप 3D उपकोष बना लेंगे। 3D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5। 4 लाइन खींचनी होती है, 1 2 3 4, 4 लाइन खींचते ही 5 कक्षक बन जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन आप भर दो हुंड एवं पाउली के नियमों के अनुसार। तो देखिएगा 1 2 3 4 5। सबसे पहले प्रत्येक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? युग्मन। तो बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कैसे भरना है वापस से सुन लो। जैसे ये उपकोष है और ये इसमें कितने कक्षक हो गए? 5। तो आपको सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में भर देना है। 1 2 3 4 5 और उसके बाद में छठा जो इलेक्ट्रॉन है उसको वापस से पहले कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ भरना है। आपने क्लास 11 में पाउली अपवर्जन सिद्धांत और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो युग्मित नहीं है? युग्मित नहीं होने का मतलब अयुग्मित है और अयुग्मित होने का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अकेला है। तो देखिएगा, ये तो दोनों आपस में क्या है? युग्मित है। ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है और ये भी क्या है? अयुग्मित। तो बताओ टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है? किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम FeSO4 की बात करते हैं। FeSO4 में हमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो हम जानते हैं SO4 के ऊपर -2 आवेश होता है और Fe पे +2 आवेश होता है। तो इस FeSO4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? +2 हो गई। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है FeCO5। FeCO5 देखिएगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल लिगेंड उपस्थित है। कौन सा लिगेंड है ये? कार्बोनिल। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझ लो कि Fe के साथ में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है? उदासीन होती है। इसका मतलब इन पांचों CO के ऊपर टोटल आवेश कितना है? 0। हमें किसका फाइंड आउट करना है? Fe का। तो Fe का मैंने मान लिया x प्लस CO का जो चार्ज है वो कितना है? 0 इंटू बाई 5 इज इक्वल टू कितना? 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, तो FeCO5 में Fe का ऑक्सीकरण कितना है? 0 है। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी धातु कार्बोनिल होते हैं, धातु कार्बोनिल का मतलब होता है धातु के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उपस्थित हो।
या हम कहें कार्बोनिल लिगेंड उपस्थित हो। लिगेंड क्या होते हैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो धातु कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीकरणांक हमेशा कितना होता है, 0। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरणांक +2 है, कैसे आया वो मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और FeCl3 में Fe का ऑक्सीकरणांक कितना होगा, x - 3 = 0। x किसका मान लिया, Fe का, और Cl पर कितना चार्ज होता है, -1। ठीक है, टोटल Cl कितने हैं, 3, तो x - 3 = कितना होगा, 0। तो x = कितना हो जाएगा, +3। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, FeCO5। जितने भी धातु कार्बोनिल होते हैं उनमें धातु का ऑक्सीकरणांक हमेशा कितना होता है, 0। जैसे NiCO4, इसमें निकल का ऑक्सीकरणांक 0 होगा। FeCO5 अभी बताया आपको, Fe का ऑक्सीकरणांक कितना होगा, 0। जैसे CrCO6, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरणांक कितना होगा, 0 होगा। तो धातु कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीकरणांक सदैव कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है, किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, V+3, Cr+3, Fe+3 और CO+3। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय आघूर्ण फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ = √n+2। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण किस में निकलता है, Bm में, मतलब बोर मैग्नेटॉन में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है म्यू उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, n का वैल्यू, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसका म्यू भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम V+3 की बात करते हैं। तो V+3 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो V+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हम V का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। V का मतलब होता है वेनेडियम, और वेनेडियम आता है कितने नंबर पे, 23 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3d3 4s2। ठीक है, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन 3d3 4s2। अब हमें V+3 का लिखना है। तो V+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Ar, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 3, तो 2 तो S से कर लेना और 1 किससे हो जाएगा, D से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d2 4s0। तो मुझे बताइएगा यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को हम फिल कर देंगे, एक इसमें और एक इसमें। तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्रोमियम+3 की बात करते हैं। क्रोमियम+3 देखिएगा, क्रोमियम+3 Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना होगा। पहले हम क्रोमियम का लिख लेते हैं Ar3d5 4s1, एटॉमिक नंबर कितना बताया था, 24। Cr+3 का लिखेंगे Ar, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, 3, तो एक तो S से निकल जाएगा और 2 किससे निकल जाएंगे, D से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d3 4s0। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ डी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉनों को हम पाउली और हुंड के नियमानुसार फिल कर देंगे। तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो n = हो गया 3। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं Fe+3 की। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं पहले। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। Ar3d6 4s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने आपको सिखाया है, यदि आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिएगा, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2। तो Fe+3 का क्या हो जाएगा, Ar3d5 4s0। 3 इलेक्ट्रॉन
मैंने रिमूव कर लिए, 2 S से किए और एक किससे किया, D से। ठीक है, तो D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो बताओ D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे N = 5। अब हम बात करेंगे कोबाल्ट +3 की। तो पहले हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, Ar3d7 4s2। कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Ar3d6 4s0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम 6 इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, 5 कक्षक बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी 5 कक्षक बनाओ तो 4 लाइनें खींचनी होती है, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। तो N = 4। तो बताइएगा सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में है, Fe+3 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। तो आपको मैंने बताया था कि लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा D। ठीक है, तो लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3। और एक्टिनाइडों की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3। आपको डायरेक्टली इसको क्या करना है, याद। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, रीजन के लिए आप लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैंथेनाइड संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है। देखिएगा लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि लैंथेनाइड श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो उनके आकार में क्या आती है, कमी। और मैंने इसका कारण आपको बताया था कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण लैंथेनाइडों के आकार में बाएं से दाएं जाने पर कमी आती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंथेनाइड श्रेणी का एक तत्व जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो याद कीजिएगा मैंने बताया था सीरियम एक ऐसा तत्व है जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके अलावा एक तत्व और मैंने आपको बताया था, टर्बियम। टर्बियम भी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +4। और EU और YB ये कौन सी दर्शाते हैं, +2। इनका रीजन भी मैंने आपको बताया था, जिसके लिए आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 5। तो बताइएगा लैंथेनाइड श्रेणी का एक तत्व जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वो कौन सा है, CE है। इसमें C दे रखा है तो C हो जाएगा। अगर ये ना दे रखा होगा तो आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, TB। हालांकि ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को एक लाइन वाला क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लैंथेनाइड श्रेणी के उस तत्व का नाम लिखो या उसका प्रतीक लिखो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, यानी +4 वो दर्शाता है। तो उसका आंसर आपका होगा सीरियम, CE या फिर टर्बियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि यदि किसी धातु आयन में D ब्लॉक की जो धातुएं होती है उसके आयन में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो अनुचुंबकीय होती है, वो धातु आयन अनुचुंबकीय होता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि अनुपस्थित है तो वो धातु आयन क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो आपको इन चारों विकल्पों में वो विकल्प ढूंढना है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, अनुपस्थित। तो देखिएगा हम करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्रोमियम की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar3d5 4s1। अब यहाँ पे आपको क्रोमियम +2 दे रखा है तो यहाँ पे +2 लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया। तो बताओ 3d4 4s0 रह गया। तो इसमें तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये तो इसका आंसर नहीं होगा। कोबाल्ट +2 की बात करते हैं तो पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27 3d7 4s2। ठीक है, अब कोबाल्ट +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो S से। तो बताओ 3d7 4s0, तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिएगा D7 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 और
7, कितने एक मित्र इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं जिंक +2 की, तो पहले जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 3d10 4s2, ठीक है। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 होता है, आगे आर्गन लगा दो, ठीक है। अब बताओ जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो यहाँ पे +2 लगाया तो यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यदि आप फिल करोगे तो क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या, नहीं बचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा जिंक +2। टाइटेनियम +2 भी आप करके देखिएगा, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d2 4s2, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना 22, ठीक है। अब टाइटेनियम +2 है तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो D में 2 बच गए। इसका मतलब यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 1 और 2, ठीक है। तो टाइटेनियम +2 इसका आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जिंक +2। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है, किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है। तो देखिएगा यदि हम बात करें इनके आयनन विभवों की, तो हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar 3d2 4s2, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar 3d5 4s2, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 Ar 3d6 4s2, और निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar 3d8 4s2। परमाणु क्रमांक इसका कितना 22, इसका 25, इसका 26 और इसका कितना 28। 22 वाले का 2 2 हो जाएगा, 25 वाले का 2 5 हो जाएगा, 26 वाले का 2 6 और 28 वाले का 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है कि किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है। तो यहाँ पर आप चारों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से देखिएगा। मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है स्थायी होता है, और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले जो तत्व होते हैं उनके प्रथम आयनन विभव का मान क्या होता है हमेशा अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाह्यतम कोश का वो क्या है अर्धपूरित, और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है स्थायी, और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा क्या होती है ज़्यादा मात्रा में आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित है, किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो धातु धनायन दे रखे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके आप बता सकते हो कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं या कितने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, या युग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ये सारी बातें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता सकते हो। तो सबसे पहले क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। तो बताओ क्रोमियम +2 का क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन S से निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन D से निकाल देंगे, तो 3d4 4s0। तो इसमें तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्रोमियम +2 इसका आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कॉपर +2 की। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था, परमाणु क्रमांक 29 होता है 3d10 4s1। कॉपर +2 का क्या हो जाएगा, S से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन D से निकल जाएगा, D9 विन्यास बच गया, और D9 विन्यास में भी सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा अयुग्मित बच जाएगा। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कॉपर प्लस की। तो कॉपर, ये कॉपर +2 था, अब कॉपर प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें वापस जोड़ दो, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया मैंने आपको 3d10 4s1। कॉपर प्लस का क्या हो जाएगा 3d10 4s0। तो D10 विन्यास आ गया, और D10 विन्यास का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं युग्मित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए युग्मित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कॉपर प्लस। निकल +2 भी आप करके देखिएगा, निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3d8 4s2 होता है। निकल +2 का क्या होगा 3d8
4s0, इसका मतलब 3d8 विन्यास है और d8 विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं कितने? 2। किस प्रकार से देखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन भर के देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। ये पूछ रहा है समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस। बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद हम बात करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्नों की। और अति लघुरात्मक प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वो है, जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? कारण बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि वे डी ब्लॉक के तत्व जिनमें उनकी परमाणविक या किसी आयनिक अवस्था में, परमाणविक या किसी आयनिक अवस्था में अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए, अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो वाले डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि वे डी ब्लॉक के तत्व जिनमें उनकी परमाणविक या किसी आयनिक अवस्था में D1 से D9 विन्यास पाया जाता है, वो वाले डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। यदि हम बात करें जिंक की, तो जिंक की परमाणविक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में D10 विन्यास पाया जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक पाए जाते हैं, जिस कारण से जिंक संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। जिंक का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक 30 होता है, 3d10 4s2। ठीक है, तो परमाणु अवस्था में बताओ D10 विन्यास है कि नहीं है? D10 विन्यास है, इसका मतलब अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक क्या है? अनुपस्थित। अब जिंक +2 की बात करूं, इसकी आयनिक अवस्था कौन सी होती है बच्चों? जिंक +2 होती है, और जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं लिखूंगा तो होगा 3d10 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो बताओ कहाँ से निकालोगे? 4s से निकालोगे। तो आयनिक अवस्था में भी कौन सा विन्यास है? D10। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है आपको कि जिंक को संकरण तत्व नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी परमाणविक एवं आयनिक दोनों अवस्थाओं में D10 विन्यास पाया जाता है, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। उसके बाद आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख करके बता सकते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 2 है, Ti+4 रंगहीन होता है, कारण बताइए। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था यदि किसी डी ब्लॉक के धातु के आयन में, यदि किसी डी ब्लॉक के धातु के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? उपस्थित, तो वो रंगीन होगा। वो क्या होगा? रंगीन। और यदि डी ब्लॉक की धातु के आयन में, यदि किसी डी ब्लॉक की धातु के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो वो क्या होगा? रंगहीन होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि अनुपस्थित है तो वो क्या होगा? रंगहीन होगा। ठीक है, Ti+4 की यदि हम बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले हम Ti का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 22 Ar 3d2 4s2। Ti+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? Ar 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन S से और 2 D से, तो 3d0 4s0। तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। 3d0 4s0 ही विन्यास हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अयुग्मित कहाँ से आएंगे? इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? Ti+4 रंगीन होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। लघुरात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 3 है, परायूरेनिक तत्व किसे कहते हैं? परायूरेनिक तत्व किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक 92 यानी 92 के बाद आने वाले जो तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 92 पे कौन सा तत्व आता है? यूरेनियम। तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? परायूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं, जो सारे के सारे मानव निर्मित हैं और रेडियो एक्टिव प्रकृति के हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 92 के बाद आने वाले
सभी तत्व परायूरेनिक तत्व कहलाते हैं। परायूरेनिक तत्व कहलाते हैं जो सभी क्या है, मानव निर्मित है, मानव निर्मित है और कैसे हैं, रेडियो एक्टिव प्रकृति के हैं। इनको ट्रांसयूरेनिक तत्व भी कहते हैं। और प्रथम परायूरेनिक तत्व पूछे तो क्या होगा, प्रथम परायूरेनिक तत्व, तो बताओ यूरेनियम के बाद में क्या आता है, नेप्ट्यूनियम, जो कितने नंबर पे आता है, 93 पे। तो परायूरेनिक तत्व की क्या परिभाषा है, वे तत्व जो परमाणु क्रमांक 92 यानी यूरेनियम के बाद आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, परायूरेनिक तत्व, जो मानव निर्मित है, जो रेडियो एक्टिव है। और प्रथम परायूरेनिक तत्व कौन सा है, नेप्ट्यूनियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही क्यों दर्शाती है। कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही क्यों दर्शाती है। देखिएगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन का आकार अपने वर्ग में क्या होता है, सबसे छोटा, और फ्लोरीन का आकार भी अपने वर्ग में क्या होता है, सबसे छोटा। दूसरी बात, यदि हम बात करें विद्युत ऋणता की, तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता को En से हम शो करते हैं। इसकी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है कितनी, 4। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En कितनी होती है, 3.5। तो आवर्त सारणी में ऑक्सीजन और फ्लोरीन दो ऐसे तत्व हैं जो उच्चतम विद्युत ऋणता रखते हैं, और इन दोनों में ज़्यादा हालांकि किसकी है, फ्लोरीन की, और उसके बाद किसकी है, ऑक्सीजन की। तो एक तो इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, उच्च होती है। दूसरा, इनका आकार अपने वर्ग में क्या होता है, सबसे छोटा। तो छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणता के कारण, छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणता के कारण ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ये ऐसी धातु के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिनका ऑक्सीकरण क्या हो, उच्च हो, जिनका ऑक्सीकरण क्या हो, उच्च। तो ये कह रहा है कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही क्यों दर्शाते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, इनका आकार क्या होता है, एक तो छोटा होता है। दूसरा कारण, इनकी विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में क्या होती है, उच्च होती है। फ्लोरीन की उच्चतम होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, उच्च होती है। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होगी तो उसका आकार भी क्या होगा, छोटा। जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, M1+7, M1+4 और M1+2 में सबसे छोटा आकार M1+7 का है। ठीक है, धनावेश की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है, आकार उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में धातु का आकार क्या होगा, कम। तो वो ऐसे ऋण आयनों के साथ जुड़ना पसंद करेगी जिनका आकार क्या हो, छोटा। और दूसरी बात, विद्युत ऋणता क्या हो, उच्च। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के आकार अपने वर्ग में छोटे होते हैं और इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, उच्च होती है, जिस कारण से धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, MnO, Mn2O3 व MnO2 को अम्लीयता के क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, वापस से सुन लीजिएगा, MnO, Mn2O3 व MnO2 को अम्लीयता के क्रम में व्यवस्थित करो। क्लास 11 में हमें पढ़ाया जाता है कि अम्लीयता समानुपाती होती है केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था की, ऑक्सीकरण अवस्था की, किसकी, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था की। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होती है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होने का मतलब है कि उसके ऊपर धनावेश ज़्यादा होगा, और धनावेश ज़्यादा होने का मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा। धनावेश ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। तो MnO में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है चार्ज। Mn2O3 में निकालेंगे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, देखो 2x - 6 = 0, तो x = कितनी आ गई, +3। और MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण कितना होगा, x - 4 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, MnO2 में कितना हो गया Mn का ऑक्सीकरण, +4। तो बताओ ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होती है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा। तो बताओ सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, MnO2। उससे कम कौन हो जाएगा, Mn2O3। और उससे कम कौन हो जाएगा, MnO। MnO में कितनी है, +2। Mn2O3 में कितनी है, +3। और MnO2 में कितनी है, +4। तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर क्या बढ़ती है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंतरिक संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। आंतरिक संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो देखिएगा आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, F ब्लॉक के तत्व। F ब्लॉक के तत्व। और F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था, N-2 F1 N-1 D0 या 1 और NS2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है, जहाँ पे N क्या होती है, आवर्त संख्या। N-2 F1 to 14 N-1 D 0 और 1 0 या 1 और NS2। क्वेश्चन नंबर 7 है, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। देखिएगा इसके दो कारण मैंने आपको बताए थे। पहला कारण N-1 D व NS उपकोषों की ऊर्जाएं लगभग क्या होती है, समान। पहला कारण तो ये बताया था कि N-1 D और NS उपकोषों की ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान। और दूसरा कारण मैंने आपको बताया था अस्थायी क्रोड की उपस्थिति। अस्थायी क्रोड की उपस्थिति। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, तो इसके दो कारण आप लिख सकते हैं। यदि एक ही कारण लिखना हो तो ऊपर वाला कारण आपको लिखना है। ठीक है, तो बताओ संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। पहला कारण तो है N-1 D NS उपकोषों की ऊर्जाएं लगभग क्या होती है, समान। और दूसरा अस्थायी क्रोड की उपस्थिति। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संबंधित वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कैंडियम के समस्त यौगिक रंगहीन होते हैं क्यों। स्कैंडियम के समस्त यौगिक रंगहीन होते हैं क्यों। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि स्कैंडियम की केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो कितनी होती है, +3। स्कैंडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। स्कैंडियम के सभी यौगिकों में स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है, +3। और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, Ar3D1 4s2। और स्कैंडियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Ar3D0 4s0। इसका मतलब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बताओ ये जो धातु आयन है उसके जो यौगिक होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, रंगहीन। तो रंगहीन क्यों होते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैडोलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। तो गैडोलियम एक लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा
और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आप बता सकते हैं कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिएगा गैडोलियम 64 नंबर पे आता है। गैडोलियम कितने नंबर पे आता है? 64 नंबर पे आता है। गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम सबसे पहले अक्रिय गैस लिख देंगे जीनोन, और उसके आगे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पैटर्न है वो लिख देंगे 4f 5d और 6s। एस में हमेशा कितने होते हैं? 2। फिर मैंने आपको एक लाइन याद करवाई थी, शेर गुड़ लाया। शेर का मतलब था C, गुड़ का मतलब था Gd और लाया का मतलब था La और Lu। ठीक है, तो इन चारों तत्वों के D में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो गैडोलियम के D में हम 1 बढ़ देंगे। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 54। 54 और 2 हो गया 56। 56 और 1 कितना हो गया? 57। और इसका कितना है? 64। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? 64 में से 57 माइनस करोगे 7 बचेंगे। ठीक है, तो बताओ गैडोलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछ रहा है। गैडोलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7 और 1 8। 7 तो F में हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन किस में हो गया? D में। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 7 तो F में हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन किस में हो गया? D में। देखो F उपकोष्ठ में कितने कक्षक होते हैं? 7 होते हैं। 6 लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें। 6 लाइन बनाते हैं तो 7 कक्षक बन जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। जैसे आपको 3 कक्षक बनाने हैं तो कितनी लाइन खींचोगे? 2। ठीक है, 5 कक्षक बनाने हैं तो कितनी लाइन खींचोगे? 4। ताकि काटापेटी नहीं हो इसलिए बताया जा रहा है। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो F में हो गए और 1 किस में हो गया? D में। तो कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। अति लघुरात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्या है? संक्रमण तत्व के एक यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.9 bm है। तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको अपने आप सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे और स्वयं करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसके बाद में मैं जो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के उनको मैं डिस्कस करूंगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।